गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों अपवर्तन के आगे से। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के क्या कारण हैं, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और विरल से जब सघन में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। आज अपन चर्चा करते हैं कि जो अपवर्तन होता है उसके कुछ नियम होते हैं, उन अपवर्तनों के नियमों के बारे में अपन चर्चा करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे का जो टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं अपवर्तन के नियम। देखो बच्चों, जिस प्रकार से अपन ने परावर्तन के बारे में अध्ययन किया था तब वहाँ पे अपन ने दो परावर्तन के नियम पढ़े थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अपवर्तन के अंदर भी दो नियम हैं। ये दो नियम कौन कौन से हैं उसकी बात करें तो पहला नियम ये है कि आपके जो आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है और अभिलंब जो होता है, अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इनका जो तल होता है वो एक ही होता है और ये इसका कौन सा नियम है, ये इसका है पहला नियम। तो यहाँ पर नोट करते हैं आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपके जो अपवर्तन होता है उसका पहला नियम है। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो दूसरा नियम यह है, कहता है कि आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई और अपवर्तित कोण की ज्या अर्थात साइन आर, दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा निश्चित माध्यमों के लिए एक निश्चित कांस्टेंट होता है, अर्थात नियतांक होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो निश्चित माध्यम के लिए निश्चित कांस्टेंट नियत होता है। ये इसका दूसरा नियम है। तो अपन यहाँ दूसरा नियम जो है उसको नोट कर देते हैं। आपतन कोण की ज्या, और बच्चों ज्या बोलते हैं साइन आई को। साइन थीटा जो होता है वो होता है आपके ज्या और आपतन कोण की ज्या हो जाएगा साइन आई। वह अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात नियतांक होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे साइन आई बटे हुए साइन आर, अगर कोई दो माध्यम है वो निश्चित है तो उनके लिए साइन आई बटे हुए साइन आर का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अर्थात कैसा होता है, नियतांक होता है। जैसे यदि हम बात करें कि यदि आपके यहाँ डायग्राम बना के बात करते हैं अपन कि ये जल है और ये हवा और ये नीचे क्या है, जल है। ऐसी स्थिति में यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी वो आपके
अपवर्तन के बाद अभिलंब के पास आ जाएगी। ऐसी स्थिति में ये कोण I और ये जो कोण है वो कोण R होगा। अब यदि कैसी भी स्थिति हो, कहीं पे भी प्रकाश की किरण जब आती है तो आपको ध्यान रखना है, जब हवा से जल में जाएगी ऐसी स्थिति में हमेशा साइन I का मान फिक्स होगा और हमेशा साइन R का मान फिक्स होगा। हवा से जब प्रकाश किरण जल में जाएगी, चाहे वो कहीं पे भी जाए, कैसी भी स्थिति में ये प्रकाश की किरणें जाएं, हमेशा साइन I और साइन R का मान स्थिर होगा। तो इसलिए जब साइन I और साइन R का मान फिक्स होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी साइन I की वो भी फिक्स होगी, साइन R की जो वैल्यू आएगी वो भी फिक्स होगी, और दोनों का अनुपात होगा I में साइन I की वैल्यू में साइन R की वैल्यू का भाग देंगे तो एक निश्चित राशि आएगी। तो ये जो निश्चित राशि होगी वो कांस्टेंट होगी, हमेशा स्थिर रहेगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जब हवा से जल में प्रकाश जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमेशा साइन I बटे हुए साइन R का मान स्थिर होगा, और यही दूसरा नियम बोलता है। इसके पहले नियम की अगर हम बात करें कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये आपके है आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये आपके अभिलंब हैं, और ये है आपके अपवर्तित किरण। ये जो आपके हैं तीनों जो मैंने आपको बताया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, जो तीनों हैं ये एक ही तल पर स्थिर हैं। बोर्ड के एक तल पे आपको ये स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, इसका मतलब ये आपके एक ही तल पे स्थिर हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो आपके अपवर्तन के नियम हैं वो दो हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम ये है कि हमेशा साइन I बटे हुए साइन R का मान होगा निश्चित माध्यम के लिए, वो कैसा होगा, नियत होगा, निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अपन ने यहाँ अपवर्तन के नियमों की चर्चा की है। आगे अपन देखते हैं कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। एक घटना है जिसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे, और वो है अपने कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं कि कांच की स्लेब होती क्या है। देखो बच्चों, एक आयताकार घनाभ जो होता है, अगर वो कांच का बना हुआ हो, अर्थात जो घनाभ आपने देखा होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर हम यहाँ डायग्राम बना के देखें तो आपके इस प्रकार की एक कांच की सिल्ली होगी जो आयताकार होगी, घनाभ के आकार की होगी कांच की स्लेब, उसको अपन बोलते हैं कांच की स्लेब। कांच की जो आयताकार माचिस की जो डिब्बियां हैं, अगर वो कांच की तरह हो, पूरी कांच की बनी हुई हो, तो वो माचिस की डिब्बी जो होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, कांच की स्लेब कहलाएगी। तो उस कांच की स्लेब से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, एक आउटलाइन डायग्राम बना लेता हूँ कांच के स्लेब का। तो देखो बच्चों, आपकी जो कांच की स्लेब होगी वो इस प्रकार से होगी। यह आपके कांच की एक स्लेब है। इसमें क्या है, इसमें प्रकाश की किरण जब आएगी तो आपके यहाँ से आएगी, वो क्या है, आपके अभिलंब है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण आएगी,
ये प्रकाश की किरण बच्चों अगर अपवर्तन ना हो तो ऐसी स्थिति में ये सीधी गुजरेगी ऐसे। ये कौन सी स्थिति है? जब इसके अंदर अपवर्तन ना हो। अगर हम बात करें कि अपवर्तन होता है, ऊपर आपके कौन सा माध्यम है? ये आपके है यहाँ पे हवा, ये आपके कांच की बनी हुई है, तो ये हो गया कांच। और इसके नीचे ये कौन सा माध्यम आ गया? हवा फिर से। तो अपन यहाँ देखें तो कांच की सिल्ली के अंदर या कांच के स्लेब के अंदर जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो 2 बार होता है। एक ही प्रकाश की किरण का जो अपवर्तन होता है वो 2 बार होता है। पहली बार जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आएगी तब उसमें अपवर्तन होगा, और दूसरी बार जब कांच से पुनः हवा में जाएगी तो ऐसी स्थिति में उसमें अपवर्तन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें कांच से हवा और फिर हवा से कांच और कांच से हवा में जाएगी तो उसका अपवर्तन किस प्रकार से होगा, इसको अपन यहाँ पे नोट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपन यहाँ लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण यहाँ से हवा से आ रही है कांच में, हवा की तुलना में कांच में क्या है? सघन माध्यम है। हवा की तुलना में कांच में प्रकाश का वेग अधिक कम होगा, तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब के नज़दीक आ जाएगी। तो बच्चों ये यहाँ पे आ जाएगी। अब ये प्रकाश की किरण जब यहाँ आएगी तो इस जगह पे आ जाएगी, प्रकाश की कांच की जो सिल्ली है उसके लास्ट वाले सिरे पे आ जाएगी। यहाँ पे अपन अभिलंब खींच दें एक, तो ये अभिलंब हो गया। अब ये प्रकाश की जो किरण है यहाँ से पुनः उसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो प्रकाश की ये किरण है इसको एक बार आप देखना, इस बार ये कांच के स्लेब में है और फिर ये कांच के स्लेब से कहाँ जाएगी? हवा में। अर्थात माध्यम कांच कैसा है? सघन माध्यम है हवा की तुलना में। तो अब की बार जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब के पास ना आकर उससे तो कैसे हो जाएगी? थोड़ी दूर चली जाएगी, अर्थात ये चली जाएगी इस साइड। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम नोट करें तो ये इसका कौन सा मार्ग है? ये इसका मूल मार्ग है। प्रकाश की किरण का ये मूल मार्ग है। जब प्रकाश की किरण का क्या नहीं हो रहा था? अपवर्तन नहीं हो रहा था। वो ऐसी स्थिति में ये प्रकाश का मूल मार्ग था। अपवर्तन के बाद आपके ये प्रकाश का मार्ग हो गया है। अब अपन यहाँ नोट करते हैं, ये है बच्चों आपके आपतित किरण। आपतित किरण ये है बच्चों आपके अपवर्तित किरण, और ये जो लास्ट वाली है ये है पुनः अपवर्तित किरण। पुनः अपवर्तित किरण ये बच्चों है आपके अभिलंब, और ये भी क्या है? आपके अभिलंब। ये कोण I, ये कोण R, ये कोण I और ये कोण R। अब बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले यदि हम बात करें तो कांच की सिल्ली के अंदर क्या होता है? सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, तो बच्चों यहाँ लिखता हूँ मैं पहले, कांच की स्लेब में प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। देखो बच्चों यहाँ पे ये कांच की जो स्लेब है इसमें प्रकाश का अपवर्तन कितनी बार हो गया है? 2 बार। पहली बार जब हवा से कांच में आई तब, और दूसरी बार जब कांच से हवा में गई तब।
तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन कितनी बार हो गया है, यहाँ पे 2 बार। पहली बार कब हुआ? पहली बार जब हवा से कांच में तथा दूसरी बार कांच से हवा में। अब देखते हैं बच्चों इसमें अपन कि कांच की स्लेब में 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। यदि प्रकाश की किरण का अपवर्तन 2 बार ना हो तो अपन देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण किधर से जाती, ये इसका मूल मार्ग है। ये कौन सा मार्ग है? मूल मार्ग। और ये जो मार्ग है ये है आपके कौन सा? अपवर्तन के बाद मार्ग। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण का जो मार्ग होता है वो मूल मार्ग के समानांतर हो जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण का मार्ग अपने मूल मार्ग के समांतर हो जाता है। अपने मूल मार्ग के समांतर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। देखो बच्चों, जब पहली बार प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश किरण अभिलंब के पास आती है और दूसरी बार में अभिलंब से दूर हो जाती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहली बार अपवर्तन होने पर प्रकाश किरण अभिलंब के पास आती है, जबकि दूसरी बार में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो बच्चों, पहली बार ये प्रकाश किरण अभिलंब के पास आ रही है, दूसरा जब अपवर्तन हो रहा है तो ये अभिलंब से दूर हट गई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कांच की जो स्लेब होती है उस स्लेब से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो 2 बार होता है। ध्यान रखने की बात यह है कि प्रकाश की किरण का मूल मार्ग जो होता है उस मूल मार्ग की तुलना में अपवर्तित किरण का मूल मार्ग उसके समानांतर हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अपन ने अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया है। लास्ट क्लास में अपवर्तन का चैप्टर अपन ने टॉपिक था वो स्टार्ट किया था लास्ट क्लास से। उसमें अपन ने अपवर्तन के बारे में जानकारी ली, फिर उसके बाद अपवर्तन के कारण और अपवर्तन के नियम आज अपन ने पढ़ लिए हैं, और कांच की स्लेब से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की है। अब अपन देखते हैं बच्चों, अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके अपवर्तन के कारण घटित होते हैं। तो अपन उन एग्जाम्पलों को अपन देखते हैं। तो अपन यहाँ नोट लिखते हैं, अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। कुछ घटनाएं जो घटित होती हैं उन घटनाओं का संबंध अपवर्तन से जिनका होता है उन घटनाओं के बारे में यहाँ अपन कुछ के बारे में जानकारी लेंगे कि ये घटनाएं किस प्रकार से घटित होती हैं। तो अपन
पहली घटना जो है वो अपन नोट करते हैं। पहली घटना है पानी से भरे गिलास, पानी से भरे गिलास में आधी डूबी, पानी से भरे गिलास में आधी डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। देखो बच्चों, पानी से भरे गिलास में आधी डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना जो घटना है, ये घटना आपके किससे संबंधित है? अपवर्तन से संबंधित है ये घटना। और ये घटना किस प्रकार से घटित होती है इसके बारे में अपन थोड़ा विचार करते हैं। तो देखो बच्चों, अपन यहाँ लिखते हैं होता क्या है एक्चुअल में, अपन उसको थोड़ा डायग्राम बना के फिर अपन देखते हैं। ये आपके गिलास है और उस गिलास में इस गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है बच्चों यहाँ तक। इसको अपन इस प्रकार से बनाते हैं। ये यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, एक पेंसिल है और वो जो पेंसिल है इस प्रकार से इसमें रखी हुई है। यह आपके एक पेंसिल है जो इसके अंदर क्या है, रखी हुई है। देखो बच्चों, जब इसके अंदर पानी नहीं होता है और ये कांच का बना हुआ गिलास है, जब इसमें बच्चों पानी नहीं होता है तो ये आपको इस प्रकार की दिखाई देती है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और वो जो ऑब्जर्वर है ये कोई ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, यहाँ से इसको देख रहा है। जब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, कहने का मतलब आपके पानी से भरा हुआ गिलास नहीं है ये, अब अपन इसको पानी से भर दें तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी अलग ही स्थिति दिखाई देगी। उस स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके ये पेंसिल है, ये पेंसिल यहाँ पे ना दिखाई देके आपको बच्चों इस जगह पे दिखाई देगी। ये जो मैंने डॉट डॉट वाली लाइन बनाई है उस जगह पे पानी भरने के बाद ये पेंसिल दिखाई देगी। कहने का मतलब ये पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी। ऐसा होता क्यों है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो देखो बच्चों, एक्चुअली में होता क्या है कि जो प्रकाश की किरण होती हैं वो आपके आँखों तक जाती है पेंसिल से गुजरने वाली। ये पेंसिल से जो गुजरने वाली प्रकाश की किरण होगी वो आपके कहाँ जाएगी, आँखों तक जाएगी। ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण आपके आंखों में जाएगी तो आंखों के अंदर जो रेटिना वाला भाग है उस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। होता क्या है कि अपवर्तन के कारण ये प्रकाश की किरणें मुड़ के आपके यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये मुड़ के यहाँ तक पहुँच जाएगी।
किसके कारण? ये घटना होगी आपके अपवर्तन के कारण। लेकिन आपको आंखों से देखने पे ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ से नहीं आ रही है बल्कि इस जगह से आ रही हैं। जो मैंने डॉट डॉट करके लाइन दिखाई है उस जगह से ये प्रकाश की किरणें आ रही है, और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश की किरणें इस जगह से आ रही है और ये आपको इस स्थिति में दिखाई देगी। अगर आपको मैं थोड़ा स्पष्ट दिखाऊं तो मैं इसको थोड़ा खाली कर देता हूं, आप समझ लेना ये पानी से भरा हुआ ही है, आपको स्पष्ट स्थिति के बारे में पता लग जाएगा। ये देखो बच्चों, यहाँ पे अपन देखते हैं, ये आपके पेंसिल की स्थिति है। ये वास्तव में पेंसिल यहाँ पे है, पानी से भरने के बाद अपन देखें तो इसकी स्थिति अपने को यहाँ देगी। ये क्या है? आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति, अर्थात पेंसिल यहाँ होती नहीं है लेकिन अपने को दिखाई यहीं देती है। और ये कौन सी है? ये है बच्चों आपके वास्तविक स्थिति। और ये जो कारण होता है इसका ये होता है कि प्रकाश का जो किरणें होती है वो अपवर्तन के बाद मुड़ के चली जाती है आपकी आंखों तक, और आंखों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सीधी किरणें इस जगह से आ रही है, इस कारण ये अपने को यहाँ दिखाई देती है। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल में आधी डूबी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। और ये अपने आप स्पष्ट समझ लिया है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो इससे संबंधित एक और घटना है जिसको अपन लिखते हैं यहाँ पे, वो दूसरी घटना है आपके पानी से भरे गिलास में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। देखो बच्चों, ये दूसरी घटना है। ये घटना भी आपके अपवर्तन के कारण ही होती है कि यदि आप पानी से भरा हुआ कोई गिलास है, उस गिलास में या कोई पात्र है, कोई बाल्टी है, या फिर कोई पानी से भरा हुआ कोई जगह है, उसमें आपने सिक्का डाल दिया तो वो सिक्का आपको वास्तविक स्थिति पे दिखाई नहीं देकर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये भी आपके उसी के कारण होता है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि वो वास्तविक स्थिति से नहीं दिखा के उसकी अपने को आभासी स्थिति दिखाई देती है, और वो आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होती है। तो अपन यहाँ देखें एक डायग्राम बना के कि किस प्रकार से अपने को वो दिखाई देता है। तो देखो बच्चों, यह आपके कोई पात्र है, इस पात्र में इस जगह पे आपके कोई सिक्का रखा हुआ है। ये जो सिक्का है वो आपके इस पात्र के पैंदे में रखा हुआ है। ये यहाँ तक किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। अब देखो, यदि अपन यहाँ से इसको ऑब्जर्व करें तो कई बार तो क्या होता है बच्चों, यदि अपन इस कोने में आके ऑब्जर्व करें, इस कोने में उस जगह खड़े हो जाएं कि अपने को सिक्का दिखाई ना दे, और उस जगह से अगर अपन देखें पानी भरने के बाद तो आपको ये सिक्का यहाँ पे दिखाई नहीं दे के इस जगह पे इसकी आभासी स्थिति आपको दिखाई देगी। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में अपन देखें तो जैसे आपके ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर की ये आँख है, इस जगह से वो क्या कर रहा है? आपके देख रहा है। जब प्रकाश की किरण यहाँ से जो आएगी, इस सिक्के से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो आपके
देखो बच्चों, प्रकाश की जो किरण जाएगी वो आपकी आंखों तक इस प्रकार से जाएगी, लेकिन होता क्या है वो वास्तव में ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण इस जगह से आती है। वास्तव में ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं, लेकिन आपको प्रतीत ऐसा होता है कि इस जगह से ने आके ये सिक्का ऊपर उठा हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। तो मैं ये लिखता हूँ, सिक्के की आभासी स्थिति। अपने को आभास होता है, यहाँ सिक्का होता नहीं है, लेकिन ये अपवर्तन के कारण अपने को यहाँ दिखाई देता है। और ये क्या है, सिक्के की वास्तविक स्थिति। ये दो घटनाएं हैं। पहली घटना है आपके पानी से भरे हुए गिलास में आधी डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। ये डायग्राम ध्यान रखना किस प्रकार से दिखाई देता है। और पानी से भरे गिलास में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ भी इसी कारण दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ये प्रकाश किरण तो यहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन अपने को ऐसा आभास होता है कि प्रकाश किरणें इस जगह से न आके सीधे यहाँ से आ रही है और ये सिक्का अपने को वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इससे संबंधित कुछ घटनाएं और हैं, उन घटनाओं की जानकारी अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।